नमस्कार। जंजवार के लिए मैं सौमित्र रॉय। मध्य प्रदेश के दो किसानों ने आज खुदकुशी कर ली। एक की खुदकुशी सीहोर ज़िले में हुई है और दूसरे की खुदकुशी ग्वालियर ज़िले की है। सीहोर ज़िले के 62 वर्षीय किसान बाबूलाल अपने 12 एकड़ खेत में सोयाबीन की फसल नष्ट हो जाने से परेशान थे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की जो फसल बीमा योजना है उसमें 70 लाख से कुछ ज़्यादा किसान ही पंजीकृत हैं, बाकी किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता। शायद बाबूलाल उन्हीं में से एक थे। पिछले साल 42,480 किसानों ने, जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो भी शामिल हैं, इन्होंने खुदकुशी की है। इस साल यह आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि कोरोना के कारण बहुतों का रोज़गार छिना है, काम धंधा मिलना बंद हुआ है। ख़ास तौर पर दिहाड़ी मजदूर जो हैं इसमें सबसे ज़्यादा शिकार हुए हैं। भारत की जीडीपी में -23.9% की गिरावट आई है, लगभग 24% की गिरावट है। लेकिन आज ही एक देश के जाने माने अर्थशास्त्री और भारत के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट प्रणब सेन ने एक इंटरव्यू में ये बताया है कि ये गिरावट दरअसल 24% की नहीं बल्कि 32% की है। तो इसका मतलब ये है कि भारत इस समय बहुत भयानक आर्थिक मंदी में है और इस भयानक मंदी में पूरा देश अन्नदाता की तरफ देख रहा है। अन्नदाता मतलब देश को अन्न दिलाने वाला किसान। यानी किसानों का जो प्रतिशत है इस साल की शुरुआत में, जो खेती का प्रतिशत है या खेती में बढ़ोतरी का जो प्रतिशत है वो 3.4% के आसपास था। और इस साल चूँकि 10% अच्छी वर्षा हुई है, मानसून भी ठीक ठाक रहा है, तो इससे जो खेती की जो बढ़त है वो 4% के लगभग होने की संभावना है। इसका मतलब है कि एक तरफ जहां इकोनॉमी -32% पर गोती लगा रही है, वहीं कृषि की जो बढ़त है वो 4% के लगभग रहने की संभावना है। यानी कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर कोरोना का कोई असर नहीं हुआ है और यही वह क्षेत्र है जो अभी अर्थव्यवस्था की बुनियाद बना हुआ है। लेकिन असल में किसानों की वास्तविक स्थिति क्या है, आइए कुछ आंकड़ों में समझने की कोशिश करते हैं। भारत में किसानों की कुल संख्या 15 करोड़ के आसपास है। ये वे लोग हैं जिनके पास या तो अपनी खुद की ज़मीन है या फिर वो दूसरों की ज़मीन पर बटाई में खेती करते हैं। इसमें से 8.5 करोड़ किसानों को हर 3 महीने में 2,000 रुपये की सम्मान निधि देती है। यानी साल भर में कुल 6,000 रुपये किसानों को सम्मान निधि के बतौर मिलते हैं। केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा है। लेकिन भारत में केवल 6% किसान ऐसे हैं जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता है। बाकी खुले बाजार में यानी कि व्यापारियों को अपना माल बेच देते हैं। कोरोना के लॉकडाउन में केंद्र सरकार 3 ऐसे अध्यादेश लेकर आई जिसके विरोध में जो उत्तर भारत के जो किसान हैं उन्होंने ट्रैक्टरों का मोर्चा निकाला था। तीनों अध्यादेशों को जारी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कंपनियों को भारत में कृषि क्षेत्र में निवेश करने का न्योता दिया। आइए जानते हैं इसके पीछे की असलियत क्या है, ये 3 अध्यादेश क्या हैं और किसान इसके खिलाफ क्यों हैं। केंद्र सरकार इन तीनों अध्यादेशों को किसानों की बेहतरी के लिए एक ज़रूरी उपाय मानती है, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि मोदी सरकार ने इन तीनों अध्यादेशों के जरिए जो उनका सुरक्षा कवच है वही छीन लिया। सुरक्षा कवच में सबसे बड़ा जो कवच है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, यानी किसान एक निश्चित दाम पर अपनी जो उपज है उसको बेचता है मंडी में। लेकिन नए अध्यादेशों के बाद जो कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो मंडी से बाहर भी किसानों की उपज खरीद पाएंगी और इसके लिए उन्हें एक तरह से सुविधा भी दी जाएगी और साथ में उन्हें प्रोत्साहन भी मिलेगा केंद्र सरकार की तरफ से। यानी किसान अपनी उपज का मोल भाव नहीं कर पाएगा।
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किसान को तमिलनाडु में अपनी उपज बेचने की छूट दी है, सहूलियत दी है। लेकिन अगर हम 2015-16 का जो कृषि सेंसस है या कृषि जनगणना है उसके आंकड़े अगर देखें तो भारत में 86% ऐसे किसान हैं जिनके पास में 2 एकड़ या उससे कम ज़मीन है। 86% किसानों के पास 2 एकड़ या उससे कम ज़मीन है। यानी ये जो 86% किसान हैं वो तमिलनाडु में अपनी उपज बेचने का जो जोखिम है वो नहीं उठा पाएंगे और ना ही शायद उनकी इतनी उपज होती है। बाकी जो 14% किसान हैं वही उन्हें इसका लाभ मिल सकता है। यहाँ पर एक इस आंकड़े को ध्यान में रखिए, 14%। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO जिसको हम कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके उरुग्वे दौर में एक बहुत बड़ा समझौता किया है और उस समझौते के तहत जो कृषि सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से हमारे किसानों को, उस कृषि सब्सिडी को छोड़ने का ये समझौता है, यानी कृषि सब्सिडी को हटाने का समझौता है। इसके तहत न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य को धीरे धीरे ख़त्म किया जाएगा बल्कि आवश्यक वस्तु कानून जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उस कानून के दायरे से बाहर किया जाएगा। इससे एक बात तो बहुत स्पष्ट हो जाती है कि केंद्र सरकार किसानों के हित में नहीं, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां और जो भारत के कॉरपोरेट सेक्टर हैं उनके लाभ के लिए काम कर रही है। अगर हम, जैसा कि तीनों अध्यादेशों को जारी करने के बाद केंद्र सरकार ने अमेरिकी कंपनियों को निवेश का, कृषि क्षेत्र में निवेश का जो न्योता दिया था, उसको अगर हम मद्देनज़र रखते हुए एक तुलना करें भारत और अमेरिका के किसानों की, अमेरिका में एक किसान के पास 176 एकड़ और भारत में एक किसान के पास औसतन 2 एकड़ या उससे कम ज़मीन है। ये दोनों देशों के किसानों के बीच की तुलना है। अब भारत अमेरिका के साथ में कृषि क्षेत्र में निवेश का एक समझौता करने जा रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता, FTA कहते हैं उसे। अगर ये समझौता हो जाता है तो भारत के कृषि, डेयरी और पोल्ट्री जो क्षेत्र हैं, मतलब जो खेती किसानी के अलावा जो सहायक जो क्षेत्र हैं, उन पर अमेरिका का पूरी तरीके से दबदबा हो जाएगा और भारत का जो किसान है वो संकट में आ जाएगा। अमेरिका में कृषि और खाद्य क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आधिपत्य है। अमेरिकी सरकार अपने किसानों को भारी मात्रा में सब्सिडी भी देती है। अब ऐसे में भारत सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य है 2022 तक का, उसे कैसे पूरा करेगी? आप जानकर चौंक जाएंगे कि नीति आयोग की जो पूरी जो रूपरेखा है, उस रूपरेखा में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत में किसानों की संख्या आधी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिन मैंने 86% किसानों की बात की थी जिनके पास 2 एकड़ या उससे कम ज़मीन है, सरकार चाहती है कि उनको खेती से बाहर कर दिया जाए। इसलिए बाहर कर दिया जाए क्योंकि सरकार के मुताबिक न उनके पास कृषि उपज को बढ़ाने की कोई तकनीक है और न ही उनके पास में उस तरीके की आर्थिक क्षमता है कि वो अपनी पैदावार को बढ़ा सकें और कृषि को व्यवसाय के मोड में ले जा सकें। इसलिए लगभग 7.5 करोड़ किसानों को या तो खेती छोड़नी पड़ेगी, खेती छोड़कर मजदूरी करनी पड़ेगी, या फिर अपने गले में फंदा डालना पड़ेगा, और ये हो रहा है। इसका मतलब है कि नीति आयोग के मुताबिक भारत में 20% किसान ही रहेंगे। ये 20% किसान कौन रहेंगे? 14% तो अभी हैं जो बड़े किसान हैं जिनके पास में ज़्यादा ज़मीन है या अमेरिकी किसानों को लगभग टक्कर देने की अवस्था में है या उससे थोड़े कम हैं। तो ये जो 14% और 6% और जोड़ लीजिए, ये जो 86% किसान हैं उनमें से कुछ छंटकर कुछ जो ऐसे किसान हैं जिनके पास में थोड़ी ज़्यादा ज़मीन है, 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है और जो आर्थिक रूप से सक्षम भी हैं, वो किसान इसमें जुड़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर 20% किसानों को ही भारत में खेती करने लायक छोड़ा जाएगा, और ये वो किसान होंगे जो देश के लिए नहीं
अपने लिए भी नहीं, वो कंपनियों के लिए खेती करेंगे। मतलब ये है कि अन्नदाता के गले में कंपनियों का फंदा होगा। जिस दिन कंपनियां चाहेंगी उस दिन उनको अपना फंदा जो है लपेटकर फिर से किसी पेड़ या किसी कहीं पे झूलना पड़ेगा। कंपनियां अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसानों से फसल खरीदेंगी, उनकी जो उपज है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदेंगी। मतलब अगर कोई कंपनी है जिसको आलू के चिप्स बनाने हैं तो एक बहुत बड़े किसानों का संगठन बनाकर वो उनसे आलू पैदा करवाएगी। ठीक इसी तरीके से कंपनियां भारत में कृषि उपज के दाम भी तय करेगी। मतलब अगर प्याज के दाम मान लीजिए 60 रुपये किलो हैं या 80 रुपये किलो हैं, तो ये कंपनियां विदेशों से प्याज आयात करवाकर भारतीय बाज़ार में डंप करवाएंगी, जिससे प्याज की कीमत कम होगी। ये काम पहले सरकार करती थी, लेकिन अब ये पूरा कंपनियों के भरोसे होगा। आगे चलकर भारत सरकार जो सीलिंग एक्ट है उस सीलिंग एक्ट को भी ख़त्म करना चाहती है, ताकि जो कंपनियां हैं वो हमारे किसानों की ज़मीन को मनचाही मात्रा में उनको खरीद सके और ख़रीद के वो उस पर खेती करवा सके। दोस्तों, इसका सीधा मतलब है कि इस समय देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला किसान जल्दी ही कॉरपोरेट का गुलाम होने जा रहा है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सच यही है, और इसके लिए जिन एजेंसियों ने भारत को कर्ज दिया है उनकी भी शर्त यही है कि देश में भारत में 20% किसान ही कंपनियों के लिए खेती करें। ऐसे में किसान का हर हालत में किसान को मरना है, चाहे उसकी फसल अच्छी हो या उसकी फसल खराब हो। जनज्वार के लिए ऐसे ही मुद्दों को हम खोज कर लाते हैं जिसके बारे में आप मुख्य धारा की मीडिया में चर्चा कम होती है या लगभग नहीं होती है। जनज्वार के इस प्रयास में आप भी सहयोग करें। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर डोनेशन का लिंक खोलकर अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग राशि भेज सकते हैं। नमस्कार।